8 प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में सामाजिक संरचना। मध्य युग में 3 प्रमुख सामाजिक वर्गों के आधार पर समाज का गठन किया गया था। पादरी, कुलीन वर्ग और निम्न श्रेणी के किसान या कृषिदास और कारीगर। मध्ययुगीन यूरोप के वर्गीकरण को असमान रूप से पद दिया गया था और यह समाज के धार्मिक निर्देशात्मक व्यवस्था द्वारा अनुमोदित था। पदों के इस पदानुक्रम को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। यह सामाजिक संरचना का एक अधिक सरल दृष्टिकोण है क्योंकि संपदा, शक्ति और संसाधनों के संदर्भ में प्रत्येक सामाजिक स्तर के भीतर महत्वपूर्ण अंतर थे। कुलीन वर्ग अंदर से विभेदीकृत था, जिसमें बड़े संपदा वाले राजा, कई महल और महलों से लेकर छोटे कुलीन तक शामिल थे, जिनके पास एक छोटी जागीर और एक ही घर हो सकता था। यह व्यापारियों और निर्माताओं को भी शामिल नहीं करता समूह जो संख्या में बढ़े और प्रारंभिक आधुनिक काल में महत्व रखते थे। लेकिन समकालीनों ने इस रूप में समाज की श्रेणीबद्धता के बारे में सोचा। यहाँ समाज की संरचना की 2 परिभाषाएं हैं। 18वीं शताब्दी के एक समाचार पत्र में उपन्यासकार और सामाजिक टिप्पणीकार डेनियल डेफो 1660-1731 ने इसे कविता के रूप में वर्णित किया है, जिसकी संपदा व सामाजिक उत्पाद पर किसी की पात्रता में परिष्कृत विविधता दर्शाती है। महान, जो अति व्यय से रहते हैं। अमीर, जो प्रचुरता से रहते हैं। मध्यक्रम, जो अच्छी तरह से रहते हैं। काम करने वाले व्यवसायी, जो कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन लगता है कि उनकी जरूरत कुछ नहीं। गांव के लोग, किसान, जो उदासीनता से बसर करते हैं। गरीब व मुश्किल से बसर करते हैं। दुखी, जो वास्तव में चुभन और अभाव की पीड़ा सहते हैं। हालांकि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिमी समाज में सामाजिक अभिजात्य वर्ग में कुलीन वर्ग का दबदबा कायम रहा, लेकिन भूमि और संपदा के स्वामित्व के कारण समृद्ध व्यापारी और बैंकर भी सामाजिक अभिजात्य वर्ग में शामिल हो गए। कुछ व्यापारी कुलीन वर्ग की तुलना में बहुत अमीर थे। समाज ने धीमी गति से लंबे परिवर्तन के दौर से गुजरना शुरू किया। इस संक्रमण प्रक्रिया ने विद्वानों के भीतर एक रोचक बहस को जन्म दिया है, लेकिन एक बात निश्चित है कि पश्चिमी यूरोप में कृषि दासता की संस्था कमजोर हो गई थी और किसान कृषक अब एक समरूप सामाजिक समूह नहीं रहे। समाज लिंग आधार पर भी विभाजित था। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप एक पितृसत्तात्मक समाज था, जहां पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति रखते थे, लेकिन यह वर्ग स्थिति पर भी निर्भर करता था। पुरुष व्यापार और राजनीति की दुनिया पर हावी थे, लेकिन महिलाएं घरेलू क्षेत्र और रसोई तक ही सीमित थीं। माताओं के रूप में उन्होंने अपने बच्चों पर कुछ भावनात्मक शक्ति का प्रयोग किया होगा। कुलीन वर्ग और धनी व्यापारियों की समृद्ध महिलाएं बड़े परिवारों को संभालती थीं, और कुछ कुलीन वर्ग की पत्नियां अपने पति की जागीरों की देखभाल करती थीं जब वे काम से या युद्ध के कारण दूर होते थे। वाणिज्यिक क्रांति और इसके परिणाम। बाद के मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि इस बात से स्पष्ट है। मेलों का बढ़ना, शहरों के भौतिक विस्तार, पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि और जनसंख्या और शहरीकरण का विकास। यह अनुमान है कि 900 में पश्चिमी यूरोप में लगभग 1% आबादी केवल 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहती थी। 1500 तक पश्चिमी यूरोप के लिए शहरीकरण की दर क्रमशः 8% से अधिक थी। नीदरलैंड में और बेल्जियम में क्रमशः 10% और 20% से अधिक शीर्ष पर थीं। मध्ययुगीन वाणिज्यिक क्रांति व्यापार का सरल विस्तार था, लेकिन इसे निम्नतरीय देशों और इंग्लैंड में प्रारंभिक आधुनिक वाणिज्यिक या वित्तीय क्रांतियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें लंबे समय तक विदेशी मुद्रा बाजार के विकास, विनिमय बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियां और अन्य विकास शामिल थे। आविष्कार, प्रसार या होल्डिंग कंपनियों के जल्द से जल्द पूर्णता, नकदीहीन विनिमय पत्रों का उपयोग, समुद्री बीमा के लिए अनुबंधों की और उन्नत बहीखाता तकनीकों सहित, जिनमें डबल एंट्री लेखांकन कहा जाता है। इन व्यवहारों ने लंबी दूरी के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वाणिज्यिक और औद्योगिक साझेदारी विस्तार की सुविधा प्रदान की। व्यापारी साख की इच्छा और लंबी दूरी के व्यापार में लेन देन की लागत में कमी के कारण खाते के धन का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के प्रारंभिक साधनों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विनिमय पत्र था। यह एक बहुपक्षीय भुगतान आदेश था, जो एक विदेशी मुद्रा में दूर के स्थान पर निष्पादन योग्य था। इसका आविष्कार उत्तरी इटली में किया गया था, जो 14वीं शताब्दी में पहले से ही व्यापक रूप से प्रचलित और उपयोग में था। काफी हद तक 18वीं सदी तक अपरिवर्तित रहा। अनिवार्य पत्रों के आधार पर मेलों में मुद्राहीन विनिमय होता था। विनिमय पत्र क्रांतिकारी था क्योंकि जारीकर्ता किसी अन्य मुद्रा में ऋण का भुगतान करने के लिए
एक दूर के तीसरे पक्ष को आदेश दे सकता था, जिसने विनिमय पत्रों को व्यापक रूप से प्रसारित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख और हस्तांतरण दोनों के साधन के रूप में कार्य करने को संभव बनाया। अब व्यापारियों ने पूंजी जमा की और खुद को और अपनी राज्य व्यवस्थाओं की समृद्ध करने के लिए जोखिम साझा किया, बुनियादी ढांचे और बाजारों का उपयोग किया, और उन्होंने अपने व्यापारों को सुविधाजनक बनाने के लिए नए कानूनी और वित्तीय उपकरणों के निर्माण में मदद की। 10 सामाजिक संस्थाएं और विश्वविद्यालय। किसी सामाजिक परिवर्तन में एक रेखांकित कारक के रूप में संस्थाओं और संस्थागत परिवर्तन की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। प्रारंभिक आधुनिक काल ने पश्चिमी यूरोप में न केवल आर्थिक परिवर्तन देखा, बल्कि पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। पहली बार 11वीं शताब्दी।